आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के प्रदूषण नियंत्रण कानून। देखिए, ये टॉपिक न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि बीपीएससी मेंस जैसी परीक्षाओं के नजरिए से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत कानूनी तौर पर प्रदूषण से लड़ता कैसे है? हमारे पास क्या क्या कानूनी हथियार हैं? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज कानूनों और संस्थाओं की इस पूरी दुनिया को खंगालेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम देखेंगे प्रमुख जल और वायु से जुड़े एक्ट्स को। उसके बाद आएगा सबसे अहम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर हम बात करेंगे कि कौन सी बॉडीज हैं जो इन्हें लागू करती हैं, और आखिर में कुछ मॉडर्न तरीकों और इंडेक्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर भारत को प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी ही क्यों? जवाब बहुत सीधा सा है, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाने के लिए। देखिए, भारत का जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, वो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कानून सब कुछ देख रहा है। नहीं, पानी के लिए अलग कानून है, हवा के लिए अलग, और फिर पूरे पर्यावरण के लिए भी। तो ये एक अकेला कानून नहीं बल्कि पूरा का पूरा लीगल सिस्टम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन शुरुआती कानूनों को देखते हैं जिन्होंने भारत के पोल्यूशन कंट्रोल फ्रेमवर्क की नींव रखी। हमारा फोकस रहेगा खासतौर पर पानी और हवा से जुड़े कानूनों पर। ये देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है 1974 के वाटर एक्ट से। फिर 3 साल बाद 1977 में इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए वाटर सेज एक्ट लाया गया, और उसके बाद 1981 में हमारा ध्यान शिफ्ट हुआ हवा की तरफ, एयर पोल्यूशन पर। अच्छा, तो इन कानूनों से हुआ क्या? देखिए, जो 1974 का वाटर एक्ट था उसी ने सीपीसीबी और एसपीसीबी जैसे बोर्ड्स की स्थापना की। फिर 1977 का जो सेस एक्ट था उसने इन बोर्ड्स को पैसा दिया। कैसे? इंडस्ट्रीज जो पानी इस्तेमाल करती थी उन पर एक सेस मतलब एक तरह का टैक्स लगाया गया। फिर आया 1981 का एयर एक्ट, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के फैसलों को लागू करने के लिए बनाया गया था। और सबसे दिलचस्प बात, 1987 में इसमें नॉइज पोल्यूशन को भी जोड़ दिया गया। सच में ये उस समय का एक बहुत आगे का सोचा हुआ कदम था। अब हम आते हैं सबसे जरूरी कानून पर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे अक्सर अम्ब्रेला एक्ट या छाता विधान भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने अंदर पर्यावरण के लगभग हर पहलू को समेट लेता है। पर इतना सख्त कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक वजह है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। उस भयानक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया और ये साफ कर दिया कि हमें ऐसे मजबूत कानून की जरूरत है जो हर तरह के एनवायरमेंटल खतरे से निपट सके। इस कानून की असली पावर है इसकी डेफिनेशंस में। जरा प्रदूषक या पोल्यूटेंट की परिभाषा देखिए। ये कहता है कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो इतनी मात्रा में हो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या पहुंचा सकता हो। मतलब इसमें सब कुछ आ गया। कितना बड़ा दायरा है इसका। और इसी एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दी, जैसे कि पूरे देश में एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स प्लान करना और चलाना, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स तय करना, कुछ खास इलाकों में इंडस्ट्रीज के ऑपरेशन पर रोक लगाना, और तो और खतरनाक पदार्थों को कैसे हैंडल किया जाए इसके लिए प्रोसीजर बनाना। ठीक है, तो कानून तो बन गए, पर असली सवाल ये है कि इनको जमीन पर लागू कौन करेगा। तो चलिए अब उन संस्थाओं पर नजर डालते हैं जिनके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी है। तो इसमें 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक है सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और दूसरा है एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देना, राज्यों के बीच कोऑर्डिनेट करना। वहीं एसपीसीबी का काम है अपने अपने राज्य में इन कानूनों को लागू करना और स्टेट लेवल पर प्रोग्राम्स बनाना। और इन सभी के ऊपर है एक बड़ी संस्था, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे हम MOEFCC कहते हैं। ये देश में एनवायरनमेंट से जुड़ी सभी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को देखने वाली सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। मतलब यही सबका करता धरता है। तो हमने कानून देख लिए, संस्थाएं देख ली, लेकिन आज की लड़ाई सिर्फ इनसे नहीं लड़ी जा सकती। अब हमारे पास प्रदूषण से लड़ने के लिए कुछ मॉडर्न टूल्स और इंडेक्स भी हैं। चलिए इन नए जमाने के हथियारों पर भी एक नजर डालते हैं। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए लाए गए भारत स्टेज यानी BS एमिशन स्टैंडर्ड्स। इसकी शुरुआत तो 2000 में हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम था वो था अप्रैल 2020 में। तब भारत ने BS4 के बाद सीधे BS6 नॉर्म्स को अपना लिया, बीच में BS5 को स्किप कर दिया। और इसका असर, फ्यूल में सल्फर का कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम हो गया, और साथ ही NOx और पार्टिकुलेट मैटर जैसे खतरनाक प्रदूषकों में भारी कमी आई। अब बात करते हैं AQI की, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या है? ये हवा की क्वालिटी को आम लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाने का एक जबरदस्त टूल है। बस एक नंबर, एक रंग, और आपको पता चल जाता है कि आपके शहर की हवा में सांस लेना कितना सुरक्षित है। तो ये AQI काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये हवा में मौजूद 8 मेन पोल्यूटेंट्स के लेवल को मापता है, और फिर उस डेटा के आधार पर एयर क्वालिटी को 6 कैटेगरीज में बांट देता है, गुड यानी अच्छा से लेके सिवियर यानी गंभीर तक। लेकिन ये सिर्फ नंबर और रंग नहीं है, इनका सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से है। जब AQI गुड कैटेगरी में होता है तो असर बहुत कम होता है, मतलब सब ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये सैटिस्फैक्टरी से मॉडरेट और पुअर की तरफ बढ़ता है तो सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। और जब ये सिवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है तो ये स्वस्थ लोगों को भी बुरी तरह प्रभावित करता है, और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और इन सब कानूनों और उपायों के ऊपर है सबसे बड़ी बात, हमारी जुडिशरी ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए ये साफ कहा है कि एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी इसी का एक हिस्सा है। मतलब स्वच्छ पर्यावरण में रहना अब हमारा एक मौलिक अधिकार है।
तो हमने देखा कि कागज पर हमारे पास कानून है, उन्हें लागू करने के लिए संस्थाएं हैं और मॉडर्न तकनीक भी है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब काफी है? इन कानूनों के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए और कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी मेंस की तैयारी में भी बहुत काम आएगा।